अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं पंजाब में आम इंतखाबात का फैसला हो चुका है। वो के जो कि सारे पाकिस्तान को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार फैसला दिया और तारीखी फैसला दिया और 14 मई की तारीख उन्होंने तजवीज़ की, जो कि आज इलेक्शन कमीशन का भी इजलास है और उन्होंने भी कहा कि हम 14 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए काम शुरू कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एनालिस्ट एंकर असद खरल साहब, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूके से जाजेब खान साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, कल खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पटिशन दायर की जाएगी कि जिस तरह पंजाब के इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इसी तरह जो है वो केपीके के इलेक्शन की तारीख भी दी जाए। तो सर, कैसा देखते हैं? देखिए, ये बात तो तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता, और पंजाब के हवाले से बकायदा उन्होंने इस चीज को इंडोर्स भी कर दिया और उसको आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मन्नो-अन तस्लीम किया, और सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो शेड्यूल दिया गया था उसको दोबारा से उन्होंने भी जारी कर दिया, और पंजाब हुकूमत जो है, निगरान जो वज़ीर आला है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक और उनसे तावन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर मन्नो-अन जो है अमल दरामद किया जाएगा। वजह ये थी कि पंजाब और केपीके के सूबों में दोनों में ही इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इकट्ठा ही फैसला आना था, लेकिन एक मामला तकनीकी था, जिस वजह से चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील है गवर्नर की तरफ से वो पेश चुके नहीं हुए थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की हद तक वो फैसला कर दिया है, और अब जो केपीके के हवाले से भी यही फैसला आएगा। इसके अलावा तो जारी बात नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही असम्बलियां तहलील हुई हैं और दोनों असम्बलियों में ही 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, और ये जो पैरामीटर्स हैं, ये प्रेसिडेंट जो है, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसके अंदर ये बता दिया गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो फैसला वहां से भी वही आएगा जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से आया है, कि केपीके के अंदर भी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से फैसला देगी। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपका पॉइंट आ गया। जाजेब खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? आज यौम तशक्कुर भी बनाया जा रहा है और ओवरसीज़ में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो जोश व जज्बा है वो कितना दीद है, ये ज़रा बताइएगा हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तैयब भाई आपका, और मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम असद भाई को। देखें जी, ये बात जो है वो तहरीक इंसाफ की नहीं थी, ये मुकदमा कोई तहरीक इंसाफ का भी नहीं था। ये बात हम कर रहे थे आम इंतखाबात की, जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम का हक है। ये कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए इलेक्शन नहीं होने जा रहे थे। तो इसमें तो हम सारे जो हैं पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी, हम सबको इस चीज़ की खुशी है कि कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ने और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपनी अवाम का सोचा। मैं बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा ये बात कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है, ये नीचे जो हमारे आम लोग हैं, आम अवाम है, उसको ये कभी भी फायदा नहीं देता। और इसकी ये देख लें आप, मिसाल है आपके सामने, जब जब हमारा जो पॉलिटिकल अशराफिया है, जब उनके मफादात पे जरब पड़े तो ये सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। हालांकि ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को नंगी गंदी गालियां देते थे, लेकिन जब इनके मफादात पे जरब पड़ी तो ये सारे 13-14 पार्टियां जो है वो इकट्ठी हो गई। पार्लियामेंट के अंदर इनकी तकरीरें देख लें कि ये पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें किस चीज पे कर रहे हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात हमें नहीं कराने। इससे बड़ा जुल्म जो है वो आवाम के साथ क्या हो सकता था। तो मुझे और बहसियत ओवरसीज पाकिस्तानी के तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बदियाल साहब का उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंसाफ पे और अपनी आवाम की बहबूद की खातिर या उनकी फलाह के लिए जो चीज ठीक थी उस बारे में फैसला दिया, और बिल्कुल कानून और आइन के अंदर रहते हुए उन्होंने ये जजमेंट दी है। तो डेफिनेटली हम सारे बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 14 मई को पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो पूरी खैरियत के साथ और अमन के साथ हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अवाम पाकिस्तान अपने कायद इमरान खान को और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंशाल्लाह जिता के दोबारा पंजाब की जो हुक्मरानी है वो तहरीक इंसाफ के हवाले करेगी।
जी जज साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। असद साहब, कैसा देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीडीएम की बात करें तो पीडीएम के बिलावल भुट्टो साहब कुछ और फरमा रहे हैं, और पीडीएम तो पूरी जो है वो इस फैसले से जो है वो मुस्तरद भी एक तरफ से कर रही है, दूसरी तरफ से जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी जो है वो मिसालें आजकल दी जा रही कि जुडिशल कत्ल उनका हुआ और उनको इस तरह इसी इन्हीं अदालतों ने जो है इस तरह फैसले आए थे उस टाइम भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बनता तो जो है वो इंसाफ की जीत होती है और इंसाफ सही तरीके से हो सकता है, सीनियर जजेस को शामिल किया जाता तो सारा कुछ होता। ये सारा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, चाहे वो काजी फायज ईसा साहब का कोई फैसला हो या कोई और मामला हो, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्लियर कर दिया, फिर क्यों मुतनाज़ा बनाने की एक मखसूस मीडिया से कोशिश कर रहा है आप भी, और कंपेन अभी तक जारी है? ये आज से नहीं है, ये 90 की दहाई से ही ये वतीरा है नून लीग का, खास तौर पर कि जब भी इनकी मर्जी के चीफ जस्टिस नहीं होते, इनके मर्जी के फैसले नहीं होते, इनसे डिक्टेशन के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते, और इनकी डिक्टेशन के हवाले से ऑडियो लीक्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें जस्टिस क्यूम को किस तरीके से अहकाम जारी कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और किस तरीके से उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से राशिद अजीज साहब, उनको किस तरह ये काम देते थे सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के अपने मुखालफिन के खिलाफ कि किसको कितनी सजा देनी है और किसको नाहली जो है उसको खिलाफ फैसला नहीं करना, अपने रुकने जो असम्बली है उनके खिलाफ। तो ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो इनको इस तरह की अदलिया जो है वो इनको सूट करती है। और जब इनको इस तरह के जजेस नहीं मिलते, वो सजाद अली शाह की तरफ अगर जज आए जिसको बुला के ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको सदर बना देंगे, इससे भी बड़ा अहदा दे देंगे, और जब वो ये कहते हैं कि मैं तो केस मेरिट के मुताबिक सुनने हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, बल्कि जुडिशल कू किया गया। पेशावर और क्वेटा की रजिस्ट्रीज को इस्तेमाल किया गया ब्रीफ के भर के पैसों के, और उस वक्त भी तारड़ साहबान जो है उन्होंने जो किया, जिनको रिवार्ड के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, और अभी भी इस सारे मामले के अंदर जो वजीर कानून इंसाफ आजम नजीर तारड़ और जो उनके पोते हैं गालबन जो अता तारड़ साहब जो है, वो भी इस सारे मामले के अंदर पेश है। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जजों को और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की, और जिस तरीके से उन्होंने फिर चीफ जस्टिस जो है उनको अपने ओहदे से हटवाया, और जिस तरह 10 जजों ने फिर बैठ के उनकी सैनिटी का मसला उठा दिया, पहले काम से रोकने के हवाले से क्वेटा से अहकाम जारी करवाया जब ब्रीफ केस भर के ये ले गए थे, और उसके बाद फिर 10 जजेस ने उनको ओहदे से हटा दिया। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, तो यही चीजें ये दोबारा से करना चाह रहे हैं, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अब भी जजेस जो है 8 से ज्यादा तो जजेस अब भी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और मैं नहीं समझता कि जो बाकी 7 अगर 6 जजेस हैं उनके बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये इनकी खुशफहमी है कि ये समझ रहे हैं कि काजी फाइज साहब शायद इनको अनडू फेवर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये बजायर अपने वक्ती तौर पर ये समझ रहे हैं, लेकिन असल बात जो ये सारे इख्तियारात जो खत्म कर रहे हैं, ये उम्र जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की इख्तियारात खत्म नहीं करने जा रहे। इनको खतरा ये है बेसिकली कि जो फायजीसा साहब के हवाले से कि इनको पता है पहले से ही कि शायद वो जो है आजाद मंच जज हैं और वो फैसले जो करेंगे, तो इसलिए पहले से ही पर काट दिए जाए कि जो सिंगल जो चीफ जस्टिस है वो कोई भी ऐसा हुक्म जारी ना कर सके। तो ये बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये इनको पता नहीं है या इनको सब चीजों को समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की कि पीडीएम या बिलावल भुट्टो जरदारी, पहले भी देखे इन्होंने फैसले से पहले कैबिनेट के हवाले से खबरें चलवाई और वहां पे इजलास कर दिया और बाइकाट का ऐलान कर दिया। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस और जजेस जो है बेंच के, उन्होंने कहा कि आप पहले बताएं कि आपने बाइकाट किया है, तो फिर आप बता दें हमें ताकि आप इसमें हिस्सा फिर ना ले। तो वहां पे जाके ये सारे मुकर गए थे। अभी भी इन्होंने सारों ने कहा कि ये फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं आईनी अदारा है। तो जो आईनी अदारा है उसने तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मनोन जब तस्लीम कर लिया और जो उसका काम ही इलेक्शन करवाना है और उसने शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो आप अब आईनी अदारा जो है जिसके ऊपर इल्जाम भी ये है कि वो आपका कठपुतली बना हुआ है, तो अब तो वो भी आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में और अपना जो उसका काम है
करने जा रहा है, तो अब इनको किस मसला या अब इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो चीज है, आज वो मरियम का आपने वो वकला कन्वेंशन से वो खिताब भी देखा था, और जितनी बड़ी जम्मे गफीर जितनी बड़ी तादाद थी, इससे ज्यादा आसान न्याजी जो है उसकी मेरे ख्याल पेशी पे इससे ज्यादा वकील तो इकट्ठे हो जाते थे। तो ये इनकी हालत है, और जिस तरीके से वहां पे नारे लगवाए गए, जिस तरह डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए गए मुअज़्ज़ज़ जो है ऑनरेबल जस्टिस साहबान जो है उनके बारे में, और वजीर कानून इंसाफ और वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात और नशरियात जो है, तीन हुकूमत के जो वज़रा, और उसके बाद मामले खसूसी जो अतात तारड़ साहब हैं, उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से अदलिया को तज़ीक का निशाना बनाया गया और खुली तौहीन अदालत की गई और डिफाइंस की गई, और जिस तरीके से जजेस जो है उनके ऊपर जो जुमले कसे गए और जिस तरह नारेबाजी की गई, इससे बड़ी और दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो कानून इंसाफ, दाखिला और इत्तलात और नशरियात और इस तरह के दीगर जो अहम हुकूमती ओहदेदारान हैं, वो अपनी मौजूदगी में ना सिर्फ नारेबाजी इस तरह हो, बल्कि वो खुद नारे इस तरह मार रहे थे और सारी इस चीजों का वो हिस्सा बन रहे थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये साफ नजर आ रहा है इनको अपनी शिकस्त। अभी आप देखें पंजाब के हवाले से जो डिवीजन वाइज जो सर्वेज उसकी रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, तो उसमें भी आप देख लें कि पीटीआई कहाँ पे खड़ी है और ये सारी जमातें जो है ये कहीं दूर दूर नजर भी नहीं आ रही। तो यही वो जमीनी हकायक है जिससे ये भागना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने ऐसा सब बात की और बड़े हकायक के साथ जो है इनको बेनकाब भी किया। जज़ेब खान साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जो है यौम तशक्कुर इस वक्त मना रही है, अब तहरीक इंसाफ की अगली क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये तो इनकी तो आदत रही है, ये तो इनका माजी रहा है, जिस तरह से साहब भी बता रहे हैं कि ये तो अदलिया पर हमला करने में भी जो है वो देर नहीं करते, और इनके खिलाफ फैसला यही वो जज साहिबान है कि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था या इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का वोट जब हुआ था, तो जब वोटिंग नहीं हो रही तो रात को 12 बजे जो है अदालतें खुली थी। उस टाइम भी मैं ग्राउंड में फिजिकली रिपोर्टिंग भी कर रहा था, देख रहा भी था। कल जब 2 दिन पहले ये फैसला आया, उस टाइम भी हम वहाँ मौजूद थे कि नून लीग जब वहाँ आला अदलिया ने उनसे पूछा कि आप अगर बेंच का बाइकाट करें तो फिर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, आप बाइकाट करें तो जाए बेशक। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम बाइकाट तो नहीं कर रहे, हम जो है यहाँ अदालत की जो है तमील करने आए हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने समझा कि हमारे खिलाफ कोई फैसला आने वाला है या फैसला महफूज होने वाला है, तो फिर एंड में जाकर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब और जो नून लीग के दीगर वकला हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो जी तहरीरी तौर पर लिख दिया और हम बाइकाट कर रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार नून लीग का, इसको कैसे देखते हो? और तहरीक इंसाफ अदलिया के हक में जो है वो तहरीक चलाएगी और आवाम में जो है वो अवेयरनेस इस सवाल से किस तरीके से आगे तहरीक को कामयाब, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त टॉप ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान का बना हुआ है चीफ जस्टिस साहब के हक में, लेकिन ग्राउंड सतह में तहरीक इंसाफ आला अदलिया को किस तरह डिफेंस करेगी? अच्छा, तो ये बात ये ना कि ये नून लीग जो है ये तो फ्रॉडियों की जमात है, ये कोई लोगों की जमहूर की रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। ये तो सिर्फ एक टोला है, एक मुजरिमों का गिरोह है जो और इनके साथ में जो बाकी हैं जो पाकिस्तान पे सतत मुसल्लत हुए हैं। अब आपने कहा कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम अदालत के अंदर बोला, बाहर से तो बातें कर रहे थे कि बाइकआउट करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कोर्ट के अंदर जज साहब ने इनको पूरी तरीके से घेरा। उन्होंने पर प्रॉपर क्वेश्चन किए कि जी आप अगर बाइकआउट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने नहीं किया। बात सिर्फ सिंपल सी है कि कौम ये 90 की दहाई तो है नहीं कि जिस जमाने में सिर्फ अखबारों में खबरें मिलती थी हमें और हम अखबारों से पता करते थे। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इस वक्त एक एक चीज जो है वो रिपोर्ट हो रही है और लोगों का आवाम जो है वो इस वक्त उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से देखा है। इन लोगों के जो मकरू चेहरे हैं वो पिछले एक साल में एक एक जो इनफरादी सतह पर एक एक इंसान ने देख लिए और इनकी नीयतों का पता चल गया, इनकी एक्शन का पता चल गया, इनके करतूतों का पता चल गया। तो आवाम तो एक ही साइड पे खड़ी है और आवाम जिस साइड पे खड़ी है इंसाफ की तरफ खड़ी है। अपने हकूक को वो हासिल करने के लिए जो भी उनको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी वो आगे भी करेंगे। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि जितनी टर्मोइल से हमारी पार्टी स्पेशली गुजरी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग खड़े रहे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने की कि जब इमरान खान साहब के ऊपर जब उनको कोर्ट से रात को अदालत लगी और उनको निकाला, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मुझे इस कोर्ट पे एतमाद नहीं है या ये बायस है या ये ऐसे है या वैसे है। उन्होंने चुप करके अपनी डायरी पकड़ी थी और वापस बनी गाना चले गए थे।
और उन्होंने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया था। और आज उसी अदालत के जरिए उन्हीं जजेस के नीचे इलेक्शन के इनेकाद का जो है वो फैसला लिया गया है। तो इंशाल्लाह अवाम, इमरान खान साहब, हमारी पार्टी, हम सब कानून के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे और उसके लिए जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। तो फिलहाल तो 10 तारीख का इंतजार है कि पहले जो चीज़ कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, अगर वो उन पर अमल नहीं करते तो डेफिनेटली उन पर कंटेम्प्ट लगेगी। और लग ऐसे रहा है कि अगर ये इसी जिद में रहे तो ये सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। असद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, क्या समझते हैं अगर ये हुकूमत इसी तरह बजिद रही और आमद दरामद ना किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को कहा कि आप 21 अरब का फ़ंड पंजाब के इंतखाबात के लिए जो है वो मुहैया करें निगरान हुकूमत को, तो अगर ये नहीं देते फंड्स वगैरह, वजारत ख़जाना नहीं जारी करती, तो क्या समझते हैं कि ये आगे इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है और ये इस तनाज़ुर में जो है फारिग भी हो सकते हैं? ये बड़े समझदार हैं। आपने देखा ना, बाईकाट की खबरें वहां तक उन्होंने उड़ाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके आराम से बड़े अच्छे बच्चे बन के सामने खड़े हो गए। इसी तरीके से ये इनकी कभी सोचे भी ना कि ये जो है डिफाइंस कर सकते हैं। इनको पता है अपने ओहदों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी ये तैयार नहीं होंगे। ये इमरान खान थोड़ा है जिसने 2 असम्बलियों की कुर्बानी दी और अपनी कौमी असम्बली की कुर्बानी दी, और टेन्योर होने के बावजूद उन्होंने पहले ही अवाम में जाने का फैसला किया, क्योंकि उनको बिलीव था या उनको पूरा एतमाद था अवाम के ऊपर कि अवाम जो है वो जो सही समझते हैं उसके मुताबिक ही वो फैसला करेंगे। और ये कभी भी, ये इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो है उसकी खिलाफ वर्जी करे। इन्हीं का जो वजीर आला है ना, जो मोहसिन नकवी साहब जो है, तो उन्होंने तो बड़े आराम से बयान देने शुरू कर दिए हैं कि मैं तो बिल्कुल, हम जी तैयार हैं, हम तो तावन करेंगे। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन जिनके ऊपर बड़ा इनको था एतमाद कि वो इनके मुताबिक, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिस तरह पहले भी वो फैसले कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी लाइन जो है पकड़ ली है। तो लिहाजा इसमें इनको भी पता है कि सवाए इलेक्शन के अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर ये इनकार भी करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेंगे, तो अपनी हुकूमत से भी हाथ धोएंगे, अब जेलों में भी जाएंगे, सजाएं भी भुगतेंगे, और इलेक्शन तो फिर भी होना है, इलेक्शन रुक तो नहीं जाएगा। तो लिहाजा इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये जो है पंगा करेंगे या रिस्क लेंगे, जब इनको सामने पता भी है कि ये इस चीजों का, सारे इकदाम का फायदा भी नहीं कुछ होगा। तो इसलिए इनको इलेक्शन के में जाने के अलावा और कोई इनके पास रास्ता नहीं है दूसरा। असद साहब, एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, जो इन्होंने कानून बनाया, क्योंकि अता तारा साहब का भी एक निजी चैनल में कह रहे थे कि जी ये तो बंदियाल साहब का जो फैसला है ये इसका इतना इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर सदर पाकिस्तान के पास समझ जो गई वो सिग्नेचर नहीं भी करते तो 21 दिन बाद जो है वो खुद ब खुद कानून वो बन जाएगा और कानून पास हो जाएगा। ये जो इन्होंने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात ख़त्म किए और फिर नवाज शरीफ साहब की जो इन्होंने अपील भी रखी हुई है नैली के हवाले से कि इनकी नैली को ख़त्म किया जाए, तो ये जो इन्होंने एक अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश की है, तो ये जो इनका कानून इन्होंने बनाया, तो इसका क्या बनेगा? जो इन्होंने आला दिया कि जो जो इन्होंने कानून पास किया है, सेनेट से भी किया है, कौमी असम्बली से भी कर दिया है और सदर को असम्बली भी भेज दी है, तो ये अब क्या, इसका क्या बनेगा मुस्तकबिल में? देखिए, आईने पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो आइन साजी कर सकती है, कानून कवानीन बना सकती है, हाई कोर्ट्स के या बाकी दीगर मामलात के सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उसके अंदर जो है पार्लियामेंट जो है उसका इख्तियार नहीं है, ये कानून और आइन जो है ये कहता है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से जो सो मोटो की बात हुई, जो 2-1 का फैसला आया जिसमें रोका गया, और उसके बाद फिर 6 मेंबर, जो 6 मेंबर लार्जर बेंच जो है, उन्होंने पहले 5 मेंबर जो 5 बेंच है उन्होंने भी ऑलरेडी फैसला किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस है वही बेंच बनाने का उनके पास इख्तियार है और सो मोटो का भी इख्तियार उनके पास है। उसके बाद काजी फाइजा साहब ने उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स यानी 2-1 से फैसला करके उस फैसले के खिलाफ फैसला, जो कि बनता ही नहीं है या तो नहीं बनता या लीगली वो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बहरहाल 5 मेंबर बेंच का वो फैसला, और उसके बाद अभी जो काजी फाइजा के 2 मेंबर बेंच का जो फैसला था 2-1 से जो फैसला आया, उसके बाद 6 मेंबर बेंच जो है उन्होंने बकायदा इस चीज को दोबारा से इंडोर्स किया, जो 5 मेंबर बेंच है उसी के मुताबिक कि चीफ जस्टिस जो है उनके पास ये इख्तियार है। अब मामला ये है कि ये अगर इस तरीके से 184(3) को या जो बेंच, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस या उनके इंटरनल जो मैटर्स हैं
वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके वो ही इख्तियार है, वो बना सकते हैं। हुकूमत जो है एग्जीक्यूटिव उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। और दूसरी बात भी है कि 184(3) के अंदर जो तरमीम अगर आपने करनी है सोमोटो के इख्तियार के हवाले से, या आपने नजरसानी को अपील के हक में तब्दील करना है, तो उसके लिए बाकायदा आईनी उसके अंदर आईनी तरमीम होगी। और आईनी तरमीम जो है वो सादा अक्सरियत से नहीं हो सकती। उसके लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो चाहिए होती है। 2/3 अक्सरियत इनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, और फिर वहां पे अपोजिशन तो है नहीं। तो 2/3 अक्सरियत के लिए एक्ट ऑफ जो है इसके जरिए जो बिल के जरिए जो है इस चीज को तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से जो सेनेटर अली जफर साहब हैं, जो बड़े माहिर कानून भी हैं, और सेनेट में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था कि जो ये चीज कर रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो खत्म कर देगी, लिहाजा वो इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी गैर आईनी और गैर कानूनी जो चीज है उस जो इकदाम का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जो ही अगर ये सदर साइन कर भी देते हैं, या सदर साइन अगर नहीं करते, तो ये पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास में अगर इसको पास कर भी लेते हैं, तो उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो है इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, इसको कालदम करार दे देगी, क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है और ये उसके बिल्कुल बरक्स है। कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो आइन के बरक्स होगी, या जिस तरीके से आईनी तरमीम जो है उसको सादा से इस तरीके से बिल के जरिए आप नहीं अमेंडमेंट कर सकते। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसके जरिए अगर आप करेंगे तो वो आपके पास इख्तियार जरूर है। लेकिन इस तरीके से जो आपने अपने जाती अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक जो भी लेजिस्लेशन होगी, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की पहले ही जजमेंट मौजूद है कि ऐसी जजमेंट जिसके अंदर अपने जाती मफाद के लिए अगर आप करते हैं, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की चीजों को कालदम करार दे चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज इन्होंने की है, मैं नहीं समझता कि ये इसी तरीके से ये चीजें करने में कामयाब हो जाएंगे। अब बड़ा ज़बरदस्त, और आपने बड़ा कानूनी पेचीदगियों जो है उनको भी बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो आवाम को आगाह किया सब। जजेब खान साहब, लास्ट आपसे चाहूँगा क्योंकि आपका वहाँ अफ्तारी का भी वक्त होने वाला है यूके में। सर ये बताइएगा कि खान साहब की राह में रुकावट तो कुछ नहीं है। अगर पंजाब के इलेक्शन हो जाते और खान साहब 3/3 अक्सरियत से जीत जाते तो ये वफाक की हुकूमत जो चंद सौ मीटर भी नहीं और चंद से जो किलोमीटर है बड़ाकू टू तरनोल की जो हुकूमत है, इसका क्या बनेगा? और ये जो कौमी असम्बली की जो इलेक्शन है, जो ये तो फिर मजबूर हो जाएंगे कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाने पर भी। जी तैयब, ये 27 किलोमीटर वाली जो हुकूमत है ना, ये अगर तो इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज हो तो फिर तो डेफिनेटली इनको थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, और उस 3/3 अक्सरियत का इंतजार ना करें पीटीआई की पंजाब के अंदर। इनको तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था, इनको चाहिए था कि उसी टाइम पे इस्तीफा देते, और जो फेडरल इलेक्शन है वो भी बाकी दोनों सूबाई असेंबलियों के साथ हो जाते। लेकिन चूंकि इनके अंदर अना है, चूंकि ये घमंडी है, चूंकि इनके अंदर तकब्बुर है, चूंकि ये समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये समझते हैं कि सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर इदारों में बैठे हुए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये अपनी सोच के साथ ही आगे चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक पिछले साल से लेके और अब तक जितनी चीजें हुई हैं जो अवाम पाकिस्तान ने अपने हक में करवाई हैं, वो अपनी ताकत के ऊपर करवाई हैं। अवाम ने अपनी अवामी ताकत के बलबूते पे ये सारी चीजें जो है अपनी साइड पे मोल्ड की हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब के साथ बाकी इदारों की कोई कोई पुष्ट बनाई उनको नहीं हासिल है, तो वो तो पूरा जोर जो था उनका वो अवाम के ऊपर था। तो इंशाल्लाह बेहतर तो ये है, बिल्कुल सेंस तो ये बनती है कि ये इस्तीफे दें और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुस्तफी हो, और उसके बाद बाकी सारी जगहों पर दोनों असेंबलियों के साथ इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं भी करते तो इमरान खान तो आएगा इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारी पार्टी बड़ी टर्बुलेंस से भी गुजर रही थी, मुसीबतें थी बहुत ज्यादा, तो मैं तब भी कह रहा था कि इंशाल्लाह वो आएगा, पूरी आन के साथ आएगा, पूरी शान के साथ आएगा, और अवाम पाकिस्तान के पूरे मान के साथ आएगा। असद साहब, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि अगर पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई जो कि नज़र भी आ रहा है कि वो 3/3 अक्सर से जीत सकती है, और जो उनमें अवाम में का जो जो जोश व जज्बा है और लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन में जिस तरह दरादर करके आते हैं,
तो आप सर कैसे देखते हैं कि क्या जो बाकी सूबों के इलेक्शन है, ये मौजूदा जो चंद सौ मीटर या किलोमीटर की हुकूमत है बाराकूट टू इस्लामाबाद, ये फिर पूरे मुल्क के इलेक्शन कराने पर मजबूर नहीं हो जाएगी? देखिए, पंजाब जो है पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तीन सूबे और जो वफाकी हुकूमत भी मिला ले, तो पंजाब हुकूमत जो है उससे ज्यादा हर हवाले से जो है इन्फ्लुएंस रखती है सारे मामला के अंदर। फंड्स के हवाले से बात करें, पॉपुलेशन के हवाले से बात करें, इख्तियारात के हवाले से बात करें, तो पंजाब के अंदर जो कि जिस तरह मैंने बताया कि सर्वे अभी डिफरेंट जो आए हैं तमाम डिवीजन के पंजाब के, तो उसके अंदर जो है बहुत भारी अक्सरियत से पीटीआई जीत रही है। चलो इन सर्वे को अगर छोड़ भी दें तो 2-3 एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके हैं। एक वो जब पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, वफाक के अंदर भी पीडीएम और नून लीग की हुकूमत थी, उसके बावजूद जो 20 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो उसमें 17 जो है वो सीटें जो है 16 से ज्यादा जो है वो पीटीआई जो है उसने हासिल की। इसके बाद जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए उसमें भी जो सीटें हैं वो जुलाई में हुए उसमें भी पीटीआई जो है उसने सीटें हासिल की। यानी अगर सारे ज़िमनी इंतखाबात मिलाए जाएं तो 37 इंतखाबात में से 30 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीती हैं, और बाकी दीगर पीपल्स पार्टी या इस तरह जो है या आजाद हुए हैं या पीएमएलएन के हुए हैं, सारे मिला के जो 7 हुए हैं, और 30 जो है अकेली पीटीआई जो है उसने सीटें जीती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पंजाब के अंदर जो वाज़ेह अक्सरियत जो है उससे कामयाब होगी, और इसका जो इफेक्ट है जाहिर बात है जब सूबाई असम्बली के अंदर जो हर जो एमएनए का हल्का है उसके नीचे 2 एमपी होते हैं, किसी के नीचे 3 होते हैं या 1 होता है, या एक एमएनए के जो या 2 एमएनए के नीचे 4 होते हैं या 3 होते हैं। डिफरेंट हल्कों के अंदर डिफरेंट जो सिचुएशन होती है, तो जब सारे जो पीपी के हल्के हैं उसके अंदर जो अक्सरियत जो है वो कैंडिडेट्स की जो है पीटीआई की आ जाएगी, तो जब कौमी असम्बली के बाद में भी इलेक्शन होंगे तो वही एमपीए को जिन लोगों ने वोट दिए हैं वही लोग हैं ना, उसी हल्कों में रहते हैं, तो जिन्होंने पीटीआई के एमपीए को कामयाब कराया है और उनके लोगों के वोटों से अगर पीटीआई के जो एमपीए है सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर मेजोरिटी से वो कामयाब हो रहे हैं तो वही वोटर होंगे, तो वही हल्के होंगे, तो लाजा एमएनए भी पीटीआई की तो इसी तरीके से यानी जो पंजाब के अंदर तो हुकूमत बनेगी, तो वफाक के अंदर भी आप देखें ना सबसे ज्यादा जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो पंजाब से हैं, तो पंजाब के हवाले सूबाई सीटें भी सबसे ज्यादा जो असम्बली की अगर देखा जाए तमाम सूबों से तो वो भी सबसे ज्यादा सूबाई हवाले से भी सबसे बड़ी असम्बली पंजाब है, और इस तरह पंजाब का ही जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या पंजाब का जो सूबा है वो जो है वो एक किरदार अदा करता है कौमी असम्बली के अंदर। जिस हुकूमत ने जिस पार्टी की भी हुकूमत बननी है अगर पंजाब में वो सीटें लेगी, अक्सरियती जमात होगी, तो वही जो है हुकूमत बना सकती है। सिंध से अगर आप अक्सरियती सीटें ले भी लेते हैं, बलूचिस्तान से आप अक्सरियती सीटें ले भी लेते हैं, या केपी से अक्सरियती सीटें ले भी लेते हैं, या 2 सूबों से भी ले लेते हैं, तो फिर भी अगर पंजाब वाली जो सीट अक्सरियती जो जमात है उसके मुकाबले में वो 2 सूबों से भी आप अक्सरियती सीटें लेकर भी आप वफाक के अंदर हुकूमत नहीं बना सकते। तो वो जो उनकी सूरत हाल है वो तो आपके सामने है कि जो पीपल्स पार्टी है वो अर्बन छोड़ के वो तो इंटीरियर के उनको लाले पड़े हुए हैं कि इमरान खान जब कैंपेन शुरू करेगा तो शायद इंटीरियर में भी उनकी वो सीटें जो है ये पोजीशन ना रह सके, तो अगली दफा तो उनकी सिंध में हुकूमत बननी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह केपीके के अंदर जो है वो नून लीग की जितनी सीटें हैं वो भी आपको पता है, या पीपल्स पार्टी की जितनी सीटें हैं वो भी सबके सामने है। बलूचिस्तान में नून लीग की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, या पीपल्स पार्टी की। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनसे ही अंदाजा हो जाएगा कि अगली हुकूमत जो है वफाक में किसकी आ रही है। तो यही वो चीज है, वही यही वो खौफ है, यही वो जमीनी हकायक है, यही वो फैक्ट्स है, यही वो हकीकत है जिससे ये आंखें चुरा रहे हैं या जिससे दामन छुड़ा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये तो अब सामने आ गई है चीज, और इलेक्शन में अब जाएंगे, और उसके बाद यही जो नतायज हैं यही आगे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है या जो वफाक के अंदर या बाकी सूबों के अंदर हुकूमत बनाने के अंदर इन चीजों का, इन नतायज का जो बहुत अहम किरदार होगा, और इसी के हवाले से इसी आगे रेशो से या इसी तनाजर में ही आगे चीजें जो है बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। जजेब साहब अगर आपको शॉर्ट कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करिए, क्योंकि वक्त कम रह चुका है और ख़त्म हो चुका है बिल्कुल।
जी, बस मेरा आखिरी कमेंट यही है कि वो मैसेज है सारी कौम के लिए कि आपने अब तक जो जंग लड़ी है उसमें आपने पूरी तनदेही के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम किया। आपने सरकारी मशीनरी का अपने खिलाफ, जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, आपने उसका भी मुकाबला किया। आपने अदालतें देखी, आपने पेशियां भुगती, आपने झूठी FIR, बोगस मुकदमे, सब कुछ देख लिया है। तो अब इंशाल्लाह हम आखिरी फेज में जा रहे हैं। तो इस आखिरी फेज में जो आखिरी मुकाबला है वो बहुत सख्त होगा। हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। हम वी नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो आप देखेंगे। और इस दफा तारीखी तौर पे असद करल साहब ने तो माशाल्लाह बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, लेकिन इस दफा जो आप देखेंगे जो जोश हमारे लोगों का और जज्बा, ये पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैं आपको अभी प्रिडिक्ट करता हूँ कि एक बिल्कुल ऐसा मंजर होगा जो पाकिस्तान की तारीख में आपको पहले कभी नजर नहीं आया होगा। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आवाम की, हमारे मुल्क की खैर हो, अमन अमान हो और ये सारी चीजें जो है बखूबी अपने अंजाम को पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जाजेब खान साहब PTI UK के वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट एंकर असद खड़ल साहब हकायक पर जो है वो ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। और जो रजीम चेंज के हवाले से जो इस वक्त आवाम पर जो इन्होंने महंगाई बम गिराए हैं, ना कोई आवाम को रिलीफ दिया है, आवाम को आटों की कतारों पर लगा कर अपने जो है वो NRO 2 की जो गिरदान है, कभी कौन से बिल पास कर रहे हैं, वो भी असद खड़ल साहब ने आज अवाम को बताया कि ये जो इन्होंने जो कुछ पास किया ये कोई इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा या सूदमंद साबित नहीं होगा। ये आगे जाकर इन्हीं की जो है वो गलों का फंदा बनेगा, क्योंकि ये इन्होंने सबको बच्चों को पता है कि ये लोग जो हैं वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये मुल्क को लूटने आए हुए हैं और 30 साल से ये जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान ये लूटते ही रहे हैं। तो हकायक और सच की तलाश का ये जो हमारा सफ़र है ये तो जारी रहेगा इंशाल्लाह। आखिरी में एक शेर में पढ़ के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि हमारा काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एरियाँ रगड़ने दे, ए वतन की मट्टी मुझे एरियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अपने मेज़बान सरदार तीब खान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।